हेलो स्टूडेंट्स, एड्स के इस टॉपिक में हम लास्ट लेक्चर के अंदर आ गए हैं और लास्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सबसे पहले मोड ऑफ ट्रांसमिशन। एड्स का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, उसका संचरण कौन कौन सी विधि के द्वारा होता है, वो किस तरीके से फैल सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन से पहले हम बात करें कि कोई भी अगर HIV पॉजिटिव पर्सन है, एक HIV पॉजिटिव पर्सन है, तो उसके कुछ स्पेसिफिक बॉडी फ्लूइड्स होते हैं। स्पेसिफिक बॉडी फ्लूइड्स, शरीर के अंदर पाए जाने वाले कुछ विशेष प्रकार के तरल पदार्थ होते हैं। उन्हीं में क्या प्रेजेंट होता है, HIV पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। वो बॉडी फ्लूइड कौन कौन से हो सकते हैं? ब्लड हो सकता है, सीमन हो सकता है, वेजाइनल फ्लूइड हो सकता है, रेक्टल फ्लूइड एंड ब्रेस्ट मिल्क। अगर कोई फीमेल है और वो HIV पॉजिटिव है तो उसके जो ब्रेस्ट मिल्क होगा उसमें भी क्या प्रेजेंट होगा, HIV प्रेजेंट होगा। तो ये सारे फ्लूइड हैं जिनके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, HIV प्रेजेंट रहता है इन ए इन्फेक्टेड HIV पॉजिटिव पर्सन। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें थ्रू अनसेफ इंटरकोर्स, फर्स्ट हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की थ्रू अनसेफ इंटरकोर्स। असुरक्षित यौन संबंध बनाने के कारण HIV का इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होता है, थ्रू अनसेफ इंटरकोर्स। ठीक है, असुरक्षित यौन संबंध बनाने के कारण HIV का इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होता है। सेकंड आता है यूज ऑफ इन्फेक्टेड निडल्स, संक्रमित इन्फेक्टेड निडल्स। इंजेक्शन जो होता है उसके अंदर जो निडल्स यूज की जाती है, अगर वो इन्फेक्टेड है, उसको एक बार किसी पर्सन में यूज किया और जो जिस पर्सन में फर्स्ट टाइम उसको यूज किया वो पर्सन कैसा था, HIV पॉजिटिव, अगर उसको अदर पर्सन के अंदर यूज किया जाता है तो उससे क्या हो सकता है, HIV ट्रांसमिट हो सकता है। तो यूज ऑफ इन्फेक्टेड निडल, संक्रमित जो सुई होती है उनकी वजह से HIV ट्रांसमिट हो सकता है। फ्रॉम HIV पॉजिटिव टू मदर, HIV पॉजिटिव मदर टू चाइल्ड। कोई मदर है जो कि क्या है, HIV पॉजिटिव है, उससे उसके चाइल्ड के अंदर क्या हो सकता है, HIV ट्रांसफर हो सकता है। अब मदर टू चाइल्ड अगर ट्रांसफर हो रहा है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकता है, प्रेगनेंसी की टाइम हो सकता है, थ्रू द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को क्रॉस करके, और HIV जो है कहाँ पर एंटर कर सकता है, एम्ब्रियो में। ये जनरली क्या होता है, प्रेगनेंसी की जो लास्ट स्टेज आती है, लास्ट टाइम होता है, तब इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा रहते हैं। प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में बर्थ टाइम पे हो सकता है। बर्थ टाइम पे क्यों, क्योंकि बर्थ टाइम पे क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है उसको कट किया जाता है और उसकी वजह से कुछ ब्लड, मदर ब्लड और जो चाइल्ड ब्लड होता है वो क्या होता है, मिक्स होता है। तो उसकी वजह से एट द टाइम ऑफ बर्थ इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू हो सकता है, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू। तो यहाँ पर HIV पॉजिटिव मदर टू चाइल्ड, ये ट्रांसमिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड ड्यूरिंग फीडिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। उसके बाद में आता है फोर्थ पॉइंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन में, बाय रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर कोई पर्सन जो HIV पॉजिटिव है वो अपना ब्लड किसी नॉर्मल या हेल्दी पर्सन को डोनेट करता है तो उस केस में भी HIV क्या होता है, ट्रांसफर हो सकता है। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट आता है बाय टिश्यू और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, अंगदान जिसको बोलते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ठीक है, ऑर्गन डोनेशन जनरली ये होता है। अब ऑर्गन, जो पर्सन ऑर्गन डोनेट कर रहा है वो अगर HIV पॉजिटिव है और ये प्रॉपरली अगर चेक नहीं किया गया एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, तो अगर उस ऑर्गन को एक नॉर्मल पर्सन में ट्रांसफ़र किया जाता है तो उस पर्सन के अंदर भी क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है। तो यहाँ पर ये मेन 5 मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, थ्रू द अनसेफ इंटरकोर्स, इन्फेक्टेड निडल्स के थ्रू। इन्फेक्टेड निडल्स में नॉर्मल जो है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट टाइम पे जो आते हैं, यूज आते हैं वो। इसके अलावा
काफ़ी सारे पर्सन जो है वो नार्कोटिक ड्रग्स का यूज़ करते हैं, नशीली जो दवाइयाँ होती है उनका यूज़ किसके हेल्प से करते हैं, निडल्स के हेल्प से करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं। और वो मल्टीपल पर्सन एक सिंगल इंजेक्शन का अगर यूज़ करते हैं और उनमें से अगर कोई सिंगल एक भी अगर HIV पॉजिटिव है तो अदर्स जो पर्सन है उनको भी क्या हो सकता है, HIV पॉजिटिव हो सकता है। HIV पॉजिटिव मदर टू चाइल्ड होता है, इन बेसिस पे हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू हो सकता है। यहीं पर हम इसके प्रिवेंशन के बारे में बात करें, ये तो हो गई मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब अगर हम बात करें प्रिवेंशन की, प्रिवेंशन ऑफ एड्स, एड्स से किस तरीके से बचा जा सकता है, तो जो रीजन्स है उनको क्या करना है, अवॉइड करना है, अवॉइड रीजन्स। सिंपल सा है, प्रिवेंशन या प्रिकॉशन में क्या ध्यान रखना है कि जो रीजन्स है उनको क्या करना है, अवॉइड करना है। जैसे ये फर्स्ट हमने बात की थ्रू अनसेफ इंटरकोर्स, तो अनसेफ इंटरकोर्स जो होता है, शारीरिक संबंध, यौन शारीरिक संबंध जो है उससे किस तरीके से बचा जा सकता है, यूजेस ऑफ कॉन्डोम्स। इंटरकॉर्स के टाइम पे किनका यूज करना चाहिए, कॉन्डोम्स का यूज करना चाहिए, जिससे कि जो है HIV वायरस ट्रांसफर नहीं होगा। यूज ऑफ इन्फेक्टेड निडल, सेकेंड हमने रीजन देखा था, इस रीजन को अवॉइड हम कैसे कर सकते हैं, जो निडल्स है उनको या तो क्या किया जाए, स्टरलाइज्ड निडल्स का यूज करना चाहिए, या फिर यूज सेपरेट निडल्स, सेपरेट निडल्स फॉर इंडिविजुअल्स। ठीक है, निडल्स को क्या करना चाहिए, या तो स्टरलाइज करना चाहिए ताकि उसमें प्रेजेंट जो HIV है वो क्या हो जाए, किल हो जाए, या फिर इंडिविजुअल पर्सन के लिए इंडिविजुअल सेपरेट किसका यूज करना चाहिए, निडल्स का यूज करना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है HIV पॉजिटिव मदर टू चाइल्ड, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, जो भी HIV पॉजिटिव मदर होती है शुड नेवर कंसीव, शुड नेवर कंसीव्स, नेवर कंसीव्स मीन्स HIV पॉजिटिव जो मदर होती है या फीमेल होती है उनको कभी भी वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, मतलब उनको प्रेगनेंसी से बचना चाहिए। बाय रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये हमने देखा था फोर्थ पॉइंट, इस रीजन को किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है, एक तो सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन में सेफ ब्लड का यूज करना चाहिए, सेफ ब्लड, सेफ ब्लड कहाँ मिलेगा, ऑथराइज्ड ब्लड बैंक में, सेफ ब्लड कहाँ से मिलेगा, ऑथराइज्ड ब्लड बैंक, इससे बचा सकता है। सेम इसी टाइप से जो है अगर टिश्यू और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से हो रहा है तो इनको भी प्रॉपरली जो है इनके जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं वो कंप्लीट करवा के और तब यूज़ करना चाहिए। तो एक साइड में मोड ऑफ ट्रांसमिशन है और दूसरी साइड में क्या है, प्रिवेंशन है, इसके बचाव है। बचाव हम जो कारण है उन्हीं को क्या कर सकते हैं, उनसे बच के ही अवॉइड करके और हम एड्स से बच सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन। फिर आता है कि HIV कुछ ऐसे भ्रांतियाँ होती है, मतलब अनवांटेड बातें होती है कि नॉर्मल जो डेली एक्टिविटीज़ होती है उनके थ्रू भी जो है HIV इन्फेक्शन होता है, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिनके थ्रू HIV इन्फेक्शन नहीं होता है। जैसे HIV इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय, HIV इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय एयर एंड वाटर, एयर एंड वाटर के हेल्प से HIV का ट्रांसमिशन नहीं होता है। सलाइवा, स्वेट, सलाइवा, स्वेट एंड टीयर्स, लार जो होती है, लार हो गया, पसीना हो गया, और जो आंसू होते हैं उनके हेल्प से भी इनका ट्रांसमिशन नहीं होता है।
इंसेक्ट्स एंड पेट्स, इंसेक्ट्स एंड पेट्स, इंसेक्ट्स जो कीड़े होते हैं, वो पेट्स पालतू जो जानवर होते हैं, कैट हो गया, डॉग हो गया, ठीक है, उनकी थ्रू भी इनका ट्रांसमिशन नहीं होता है। शेयरिंग टॉयलेट्स, टॉयलेट को शेयर करने की वजह से, फूड एंड ड्रिंक्स, अगर कोई HIV पॉजिटिव पर्सन है किसी के घर के अंदर और अगर वो टॉयलेट्स को शेयर कर रहा है, फूड साथ में बैठ के खाना खा रहा है, ड्रिंक कर रहा है, ठीक है, फूड एंड ड्रिंक, तो उसकी वजह से भी HIV स्प्रेड नहीं होता है। इसके अलावा सम सोशल कॉन्टैक्ट, सोशल कॉन्टैक्ट लाइक शेकिंग हैंड्स, हाथ मिलाने से, शेकिंग हैंड्स, लाइव टुगेदर इन सेम हाउस, लाइव टुगेदर इन सेम हाउस, प्लेइंग टुगेदर, साथ में खेलने की वजह से भी ये नहीं होता है, प्लेइंग टुगेदर, रीडिंग वर्किंग, रीडिंग वर्किंग, स्नीजिंग, कफिंग एंड हगिंग, हग करने की वजह से भी ये नहीं होता। तो ये कुछ सोशल कॉन्टैक्ट हैं जिनकी वजह से HIV ट्रांसमिट नहीं होता है, ये स्प्रेड नहीं होता है, जैसे हाथ मिलाने से, शेकिंग हैंड्स, लाइव टुगेदर इन सेम हाउस, साथ में खेलने से नहीं होता है, प्लेइंग टुगेदर, रीडिंग वर्किंग, स्नीजिंग, कफिंग। ये हमने देखा था कि जो कॉन्टेजियस डिजीज थी, स्प्रेडेबल डिजीज जो होती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज होती है, जो जनरली उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, एयर एंड वाटर होता है, जो जनरली वाटर ड्रॉपलेट्स के हेल्प से एयर के थ्रू जो है अदर पर्सन में स्नीजिंग और कफिंग के थ्रू जो है ट्रांसफर होते हैं। लेकिन HIV एड्स के केस में ऐसा नहीं है, एक दूसरे को हग करने से, गले लगाने से भी जो है HIV का इन्फेक्शन नहीं होता, ये ट्रांसमिट नहीं होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ एड्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब जानते हैं, बॉडी के अंदर HIV वायरस प्रेजेंट है या नहीं है इसको कंफर्म करना, या डायग्नोसिस का सिंपल मीनिंग होता है कि कोई भी डिजीज हो, उसका जो पैथोजन है उसका बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो सैंपल लिए जाते हैं उनमें उसका क्या करना, आइडेंटिफिकेशन करना उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस का। तो डायग्नोसिस ऑफ एड्स, डायग्नोसिस ऑफ एड्स, एड्स की प्रेजेंस का या HIV एड्स की प्रेजेंस का पता कैसे लगाया जाता है, ठीक है, कि वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं है, और वो अगर प्रेजेंट होता है तो तब उसको पर्सन को क्या बोला जाता है, HIV पॉजिटिव, अदरवाइज जो पर्सन होता है वो क्या होगा, HIV नेगेटिव। तो HIV एड्स के डायग्नोसिस को हिंदी में बोलते हैं निदान। डायग्नोसिस के लिए जनरली जो है 3 मेथड्स या 3 टेस्ट जो है अवेलेबल हैं। इन 3 टेस्ट में एक होता है NAT, सेकंड होता है एंटीजन टेस्ट, एंटीजन टेस्ट, थर्ड होता है एंटीबॉडी टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट। ये 3 टेस्ट मेनली जो है रिकमेंड करता है जो CDC है वो NAT, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। NAT क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। इस वाले टेस्ट के अंदर NAT के अंदर क्या होता है कि जनरली वायरल पार्टिकल्स का पता लगाया जाता है कि बॉडी के अंदर वायरल पार्टिकल कितने प्रेजेंट है या उसका न्यूक्लिक एसिड कितना प्रेजेंट है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है NAT के थ्रू। लेकिन इसमें
ये फास्ट होता है, इसके कुछ फीचर्स हैं जैसे NAT न्यूक्लिक एसिड टेस्ट के अंदर क्या होता है कि ये या तो जेनेटिक मटेरियल को आइडेंटिफाई करते हैं, जेनेटिक मटेरियल, और RNA का HIV का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है RNA, या फिर कंप्लीट जो वायरस है उसको क्या किया जाता है आइडेंटिफाई किया जाता है। ये बाकी जो एंटीजन टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट है उनके कंपेयर में NAT क्या होता है फास्टर होता है, शीघ्र जो है ये क्या देता है रिजल्ट्स देता है, लेकिन ये फास्ट होने के साथ साथ में एक्सपेंसिव भी है, एक्सपेंसिव महंगा होता है। क्लियर? जनरली जो है इस टेस्ट को रूटीनली यूज नहीं किया जाता है, ये वाला जो टेस्ट है रूटीनली यूज नहीं होता है, नॉट यूज रूटीनली फॉर स्क्रीनिंग। प्राइमरी टेस्ट के तौर पे जो है इसका रूटीनली यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जनरली कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं तब जाके न्यूक्लिक एसिड टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया NAT। उसके बाद में आता है एंटीजन टेस्ट। एंटीजन टेस्ट, एंटीजन टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ब्लड है, ब्लड सैंपल है या फिर जो फ्लूइड है, जो सैंपल लिया गया है, उन सैंपल्स में मेनली कौन से एंटीजन का पता लगाया जाता है P24। ये कैप्सिड प्रोटीन थी, ये कौन सी प्रोटीन थी कैप्सिड प्रोटीन थी। ठीक है, तो ये वायरल जो कोट होता है, वायरल कैप्सिड होता है, उसकी ये प्रोटीन होती है जो बॉडी में जाने के बाद में किसकी तरह काम करती है एंटीजन की तरह काम करती है, फॉरेन पार्टिकल्स की तरह काम करती है एंटीजन। तो एंटीजन टेस्ट में किसको आइडेंटिफाई किया जाता है P24। इसके मेथड कौन से होते हैं, एंटीजन टेस्ट के मेथड कौन से होते हैं उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। फिर आता है एंटीबॉडी टेस्ट। थर्ड टेस्ट कौन सा है एंटीबॉडी टेस्ट। ये जो एंटीजन है जो बॉडी के अंदर एंटर किए हैं HIV के एंटीजन, इन एंटीजन के अगेंस्ट हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या तैयार करता है एंटीबॉडी तैयार करता है। क्या तैयार करता है एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी तब ही बनेंगी जब बॉडी में क्या प्रेजेंट होगा एंटीजन। तो इन एंटीजन के अगेंस्ट में बॉडी के अंदर क्या बन रही है एंटीबॉडी। तो इन एंटीबॉडी को डिटेक्ट करके और फिर क्या कंफर्म किया जाता है कि HIV प्रेजेंट है, क्योंकि HIV एंटीजन ये जितनी भी एंटीबॉडी होती है वो क्या होती है स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक एंटीजन के लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो स्पेसिफिक क्या बनाता है एंटीबॉडी तैयार करता है। P24 की जो स्ट्रक्चर होती है या इसकी जो संरचना होती है वो पता होती है, इसके अगेंस्ट में कौन सी एंटीबॉडी बनती है वो भी स्टैंडर्ड वैल्यू या स्टैंडर्डली हमको पता होती है। तो इस एंटीजन के अगेंस्ट अगर बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंस हो एंटीबॉडी प्रेजेंस हो तो वहाँ पर HIV क्या होगा पॉजिटिव होगा। इनमें से अब ये तो 3 मेन टेस्ट हो गए कि ये हम आइडेंटिफाई डिटेक्ट करते हैं। एक तो डायरेक्टली जो है HIV वायरस को डिटेक्ट किया जाए या फिर उसके जेनेटिक मटेरियल को या फिर उसके कुछ एक पार्टिकल को जो किसकी तरह काम करते हैं बॉडी में एंटीजन की तरह, जैसे P24 प्रोटीन, या फिर इन एंटीजन के अगेंस्ट बॉडी में बनने वाले एंटीबॉडी को क्या किया जाता है डिटेक्ट किया जाता है, जो किस में आता है एंटीबॉडी टेस्ट में। अब ये एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट के लिए जो जनरली रूटीनली यूज टेस्ट होते हैं वो 2 टाइप के टेस्ट है। एक टेस्ट होता है ELISA और दूसरा होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। तो हम एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ELISA। फर्स्ट टेस्ट कौन सा होता है ELISA टेस्ट होता है। ये प्राथमिक टेस्ट होता है, प्राथमिक परीक्षण होता है। इसके द्वारा कंफर्म नहीं किया जा सकता है कि पर्सन को क्या है HIV पॉजिटिव। जैसे फर्स्ट हम बात करें किसकी ELISA, इसकी फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ELISA की फुल फॉर्म क्या होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये एक क्या होता है, इसको और बोला जाता पार्टिकल एग्लूटिशन टेस्ट भी इसको बोलते हैं। ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। ELISA क्या होता है
स्क्रीनिंग टेस्ट, प्राइमरी टेस्ट होता है ये। इससे कंफर्म नहीं किया जा सकता है कि HIV 99.99% प्रेजेंट है। ये केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो कुछ एक्यूरेसी के साथ में ये शो करता है कि क्या प्रेजेंट है HIV वायरस। अब ये इसकी फुल फॉर्म हो गई एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अब हम इसके टाइप की अगर हम बात करें, एलिसा के टाइप की बात करें, तो एलिसा 4 टाइप्स की होती है। ये जो टेस्ट होते हैं कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के। एक होता है डायरेक्ट एलिसा। कौन सा? डायरेक्ट एलिसा। इनडायरेक्ट एलिसा। सैंडविच एलिसा। एंड फोर्थ होता है कॉम्पिटिटिव एलिसा। ये 4 टाइप्स की, ठीक है। आप लोगों के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, 12th के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अब इनके डिस्क्रिप्शन के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन कुछ जैसे जो डायरेक्ट एलिसा होती है इसके अंदर केवल क्या होता है, प्राइमरी एंटीबॉडी यूज होती है। इसका भी प्रोसेस में एक कॉमन प्रोसेस का बताता हूँ। जनरली जो ये डायरेक्ट एलिसा होती है वो किसको डिटेक्ट करने के काम में आती है? एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए। एंटीबॉडी डिटेक्शन प्राइमरी डायरेक्ट एलिसा जो है एंटीबॉडी डिटेक्शन में यूज होती है। इनडायरेक्ट जो एलिसा है वो भी किस लिए यूज होती है? एंटीबॉडी डिटेक्शन में। एंटीबॉडी डिटेक्शन में बॉडी के अंदर अगर HIV के अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी? एंटी HIV एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई किया जाता है? एंटी HIV एंटीबॉडी। सैंडविच एलिसा जो है वो किनको डिटेक्ट करती है? एंटीजन डिटेक्शन के लिए। कौन से? एंटीजन डिटेक्शन। और जनरली कौन सा एंटीजन? P24 प्रोटीन ऑफ HIV। HIV की जो P24 प्रोटीन होती है उसको किसके हेल्प से डिटेक्ट किया जाता है? सैंडविच एलिसा के हेल्प से किया जाता है। और जो कॉम्पिटिटिव एलिसा होती है उससे भी किसका डिटेक्शन होता है? एंटीजन डिटेक्शन। ठीक है, तो मींस कि एलिसा के हेल्प से हम दोनों टाइप के टेस्ट कर सकते हैं। एंटीजन टेस्ट भी कर सकते हैं और एंटीबॉडी टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर हमको ओनली एंटीबॉडी का डिटेक्शन करना है तो हम कौन से मेथड का यूज कर सकते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एलिसा का यूज कर सकते हैं। अगर हमको किसका एंटीजन का डिटेक्शन करना है तो किसका यूज करेंगे? सैंडविच या फिर कॉम्पिटिटिव एलिसा का यूज करते हैं। इसके हेल्प से क्या होता है, देखो इसका जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, किस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है। थोड़ा सा इसको मैं हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी ये एक्सप्लेनेशन या इसका प्रोसीजर जनरली कहीं पे पूछा नहीं जाता है। इसमें क्या होता है कि एक ग्लास प्लेट होती है, ये ग्लास प्लेट हो गई, ठीक। अब इस ग्लास प्लेट पे पहले से जो है किनको कोटेड किया जाता है? एंटीजन को। किनको कोटेड किया जाता है? एंटीजन को कोटेड किया जाता है। यहां पर क्या कोट कर दिया? एंटीजन। ये एंटीजन, ठीक है। ये ग्लास प्लेट है या जनरली इनको क्या बोलते हैं? वेल। अगर ये टेस्ट ट्यूब टाइप की स्ट्रक्चर होती है, परखनली जैसी अगर संरचना होती है, तो उसके अंदर ऑलरेडी वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटीजन। अब इसमें क्या किया जाता है कि अगर हमको एंटीबॉडी को क्या करवाना है? डिटेक्ट करना है। ये जैसे 2 एंटी, ऐसे ही मैं ये 2 बना रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे बहुत सारे जो है एक ग्लास प्लेट पे या वेल पे जो है बहुत सारे एंटीजन सरफेस पे क्या रहते हैं? अटैच रहते हैं। अब हमको क्या आइडेंटिफाई करना है? एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई करना, डिटेक्ट करना है। तो जो सैंपल होता है उसको इसमें क्या किया जाता है? इंसर्ट किया जाता है। उस सैंपल में से जो एंटीबॉडी होती है, क्या होती है? एंटीबॉडी जो होती है वो किससे आकर अटैच हो जाती है? इन एंटीजन से, क्योंकि इनमें इंटरेक्शन होगा
एंटीजन एंटीबॉडी में जो है एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसकी हेल्प से ये किससे आकर अटैच हो जाएंगी, एंटीजन से। ये एंटीबॉडी हो गई। जनरली जो एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम में पढ़ेंगे, एंटीबॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है कैपिटल वाई शेप की होती है, और यहाँ पर ये जो वाई के दो एंड है, यहाँ पर ये किससे अटैच होती है, इन एंड की हेल्प से किससे अटैच होगी, ये एंटीजन से अटैच होगी। तो यहाँ पर ये एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी कौन सी है जिसको हमको क्या करना है, डिटेक्ट करना है। कौन सी एंटीबॉडी है जिसको डिटेक्ट करना है, ये इसको बोलते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी, प्राइमरी एंटीबॉडी। उसके बाद में क्या किया जाता है कि जैसे ये हमने प्राइमरी एंटीबॉडी एंटर कर दी, फिर एक और एंटीबॉडी एंटर करवाई जाती है, उसमें इंसर्ट की जाती है, लेकिन वो वाली एंटीबॉडी जो है उस पर क्या अटैच होता है, एक एंजाइम अटैच होता है। क्या अटैच होता है, एंजाइम। जैसे ये ग्लास प्लेट, ये इसके अटैच है क्या, एंजाइम, सॉरी एंटीजन। ये इससे हमने किसको अटैच कर दिया, प्राइमरी एंटीबॉडी को, AB1 इसको बोल देते हैं हम, AB1। उसके बाद में इससे अटैच करवाया जाता है किसको, सेकेंडरी एंटीबॉडी को। यहाँ पर और दूसरी एक और एंटीबॉडी आ गई, उसको क्या बोल दिया हमने, सेकेंडरी एंटीबॉडी। सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ में यहाँ पर क्या अटैच होता है, ओके, ग्लास प्लेट है, और ग्लास प्लेट पे हमने किसको अटैच किया, एंटीजन को, उससे अटैच किया है प्राइमरी एंटीबॉडी। देन प्राइमरी एंटीबॉडी से एंजाइम लेबल्ड या एंजाइम लिंक्ड, अभी हमने फुल फॉर्म पढ़ी थी किसकी, एलिसा की, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। तो यहां पर ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है, कौन सी, सेकेंडरी एंटीबॉडी, इस एंटीबॉडी के साथ में क्या अटैच होता है, एंजाइम अटैच होता है। क्या अटैच होता है, एंजाइम अटैच होता है। इस एंजाइम का फंक्शन होता है कोई भी जो सबस्ट्रेट होता है उसको किस में कन्वर्ट करना, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करेगा, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पर ये वाली जो AB1 था, ये सेकेंडरी एंटीबॉडी, इसको जनरली क्या बोलता है, AB2। हमको जो है डिटेक्ट करना था किसको, AB1 को डिटेक्ट करना था। इसके साथ में किसको अटैच किया हमने, एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी को। अब क्या होता है कि इसमें हम एक सबस्ट्रेट एंटर करवाते हैं, कोई भी जो है सबस्ट्रेट एंटर करवाते हैं। ये सबस्ट्रेट क्या करता है, इस एंजाइम के प्रेजेंस में एक कलर प्रोडक्ट देता है, कलरफुल क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। यहां पर ये कलरफुल प्रोडक्ट बनाता है, कलर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो और इस कलरफुल प्रोडक्ट, कितना कलरफुल प्रोडक्ट बन रहा है उसको मेजर कर लिया जाता है। क्या कर लेते हैं, उसको मेजर कर लेते हैं, और मेजर करने के बेस पे किसका कैलकुलेशन करते हैं कि जो सैंपल है उसमें AB1 या प्राइमरी एंटीबॉडी या एंटी HIV एंटीबॉडी की क्वांटिटी क्या है। तो ये किस टाइप का ऐसे हो गया, क्वांटिटेटिव ऐसे हो गया, जिसमें हम कलर के बेस पे जो है मेजरमेंट करके और किसका पता लगाते हैं, प्राइमरी एंटीबॉडी का या एंटी HIV एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई करते हैं। तो जनरल प्रिंसिपल क्या है कि एक ग्लास प्लेट होती है जिसपे क्या अटैच होते हैं, एंटीजन। अब यहां पर आता है, देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एलिसा में हम किसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एंटीबॉडी को क्या कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ग्लास प्लेट पे ऑलरेडी क्या अटैच होता है, एंटीजन। लेकिन जो सैंडविच एलिसा होती है उसके अंदर जो ग्लास प्लेट होती है उस पर क्या अटैच होती है, एंटीबॉडी। पहले से क्या अटैच होती है, एंटीबॉडी अटैच होती है। सैंडविच एलिसा में ऑलरेडी पहले से क्या अटैच होती है, ये एंटीबॉडी हो गई। ठीक है, अब इस एंटीबॉडी से, क्योंकि देखो यहां पर आ रहा है सैंडविच एलिसा यूज इसका
फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीजन, किसका डिटेक्शन करने के लिए यूज की जाती है, एंटीजन। ग्लास प्लेट पे क्या कोटेड है, क्या अटैच है, एंटीबॉडी। अब जो भी एंटीजन का, जैसे P24 का हमको क्या करना है, डिटेक्शन करना है, तो जो सैंपल है उसको हम इंसर्ट करेंगे इस ग्लास प्लेट के ऊपर या ग्लास वेल के अंदर। तो यहां पर जो एंटीजन होंगे वो आकर किससे अटैच हो जाएंगे, एंटीबॉडीज। ये एंटीजन अटैच हो गए। एंटीजन अटैच होने के बाद में फिर क्या इसमें एंटर करवाई जाती है, प्राइमरी एंटीबॉडी। प्राइमरी एंटीबॉडी, ये प्राइमरी एंटीबॉडी हो गई जो इधर आकर इससे अटैच हो जाएगी। तो ये कैसी स्ट्रक्चर बन गई, सैंडविच। सैंडविच खाया है, ठीक है। दोनों साइड में जो है क्या होते हैं, पाव होते हैं और बीच में उसमें कुछ मटेरियल भरा हुआ होता है। तो यहाँ पर ये दोनों साइड में क्या है, एंटीबॉडी, बीच में क्या है, एंटीजन है। इस वाले एंटीजन को हमको क्या करना है, डिटेक्ट करना है का इसका अमाउंट कितना है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, ये तो हो गई क्या, प्राइमरी एंटीबॉडी AB1। उसके बाद में AB सेकेंड मीन्स सेकेंडरी एंटीबॉडी, जिसके साथ में क्या अटैच होगा, एंटीजन अटैच होगा, उसको एंटर करवाया जाता है। ये किया और इसके साथ में क्या अटैच है, एंटीजन, सॉरी एंजाइम, ये एंजाइम। यहाँ पर हम क्या एंटर करेंगे, सबस्ट्रेट एंटर करेंगे और ये सबस्ट्रेट से क्या बनेगा, कलर्ड प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, कलर प्रोडक्ट। और ये जो कलर बन रहा है, कलर प्रोडक्ट बन रहा है, उसको क्या कर लिया जाता है, मेजर कर लिया जाता है। और उस मेजरमेंट के बेस पे हम क्या पता लगाते हैं कि यहाँ पर कितने अमाउंट में एंटीजन प्रेजेंट है। जो सैंपल हमने लिया है उसमें एंटीजन प्रेजेंट है। सेम ऐसा ही जो है किसके लिए होता है, कॉम्पिटिटिव एलिसा के लिए होता है। तो ये जनरल प्रिंसिपल हो गए इसका। ये कितने टाइप्स की हो गई, 4 टाइप्स की, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सैंडविच और कॉम्पिटिटिव हो गई। इन दोनों की हेल्प से हम एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं। सैंडविच और कॉम्पिटिटिव एलिसा की हेल्प से किसको डिटेक्ट किया जाता है, एंटीजन को डिटेक्ट किया जाता है। ये तो हो गया कौन सा टेस्ट, एलिसा टेस्ट, जो कि एक स्क्रीनिंग और प्राइमरी टेस्ट होता है किसके लिए, एड्स के लिए। सेकंड हम बात करें वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। दूसरा जो है टेस्ट आता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट क्या होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट, ठीक है। एलिसा और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट दोनों का जो एक्यूरेसी आती है वो आती है 99.9% एक्यूरेट होते हैं ये। जैसे ही एलिसा टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, जैसे सबसे पहले कौन सा टेस्ट किया जाता है, एलिसा टेस्ट किया जाता है, वो पॉजिटिव आ जाता है, तो उसके कंफर्मेशन के लिए कि एलिसा टेस्ट सही है, तो उसके कंफर्मेशन के लिए जो सेकंड कंफर्मेटरी टेस्ट होता है एचआईवी के लिए वो होता है वेस्टर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, और वो इसको बोला जाता है इम्यूनो ब्लॉट, इम्यूनो ब्लॉट टेस्ट। ये क्या होता है, एचआईवी एड्स के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स। इससे एकदम 99.99% कंफर्म हो जाता है कि ये एचआईवी पॉजिटिव पर्सन होता है। क्लियर। अब देखो क्या होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट में क्या किया जाता है कि जो सैंपल लिया है, जो भी सैंपल जिसके अंदर किसको डिटेक्ट करना है, प्रोटीन को डिटेक्ट करना है। अब ये प्रोटीन जो है इसमें क्या किया जाता है, प्रोटीन को डिटेक्ट किया जाता है। प्रोटीन एंटीजन भी हो सकती है और एंटीबॉडी भी हो सकती है। तो सबसे पहले उस प्रोटीन को ब्लॉटिंग टेक्निक होती है। देखो यहाँ पर ये वर्ड आ रहा है ब्लॉट, ये किससे लिया गया, ब्लॉटिंग्स क्या होती है, कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स होती है जिसमें कोई भी जो बायोलॉजिकल सैंपल होता है, कोई भी बायोलॉजिकल सैंपल होता है उसको एक मेम्ब्रेन पर क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफर ऑफ ए बायोलॉजिकल सैंपल ऑन द मेम्ब्रेन, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हम बायोलॉजिकल सैंपल के तौर पे किसका यूज कर रहे हैं,
प्रोटीन का यूज़ कर रहे हैं, जो कि HIV प्रोटीन हो सकती है या फिर एंटीबॉडीज हो सकती हैं, उसका यूज़ करते हैं। तो ब्लॉटिंग क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल ऑन द मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन होती है ये जनरली नाइट्रोसेल्युलोज पेपर की बनी होती है, नाइट्रोसेल्युलोज और नायलॉन, नाइट्रोसेल्युलोज और नायलॉन की बनी होती है। इस पर जो है किसको ट्रांसफ़र किया जाता है? जो टारगेट प्रोटीन होती है या फिर बायोलॉजिकल सैंपल होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? ब्लॉटिंग बोलते हैं। लेकिन ब्लॉटिंग से पहले क्या किया जाता है कि जो भी हमने सैंपल लिया है उसके अंदर से हमको पर्टिकुलर टारगेटेड जो सैंपल होता है, प्रोटीन होता है, उसको क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है। तो उसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पर एक मेथड यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक होती है जिसमें एक ग्लास स्लैब होती है और उस ग्लास स्लैब के अंदर से जो है जो सैंपल होता है उसको इसमें सैंपल को डाल दिया जाता है। यहाँ पर ये जो ग्लास स्लैब है उसमें क्या फिलअप रहता है? जेल, जनरली एगारोज जेल। और यहाँ पर जो सैंपल डाला है, इस सैंपल को ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक होती है उनके साइज के बेसिस पे, किसके बेस पे? साइज के बेसिस पे क्या कर देती है? सेपरेट कर देती है। किस बेस पे सेपरेट करेगी? सिंपली ये जो जेल होती है, एगारोज जेल होती है, किसकी तरह काम करती है? सीव की तरह काम करती है, मींस छलनी की तरह काम करती है। तो जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? दूर तक जाएंगे और जो लार्ज पार्टिकल होंगे वो यहाँ पर रह जाएंगे। तो इस बेस पे इनको अलग कर लिया जाता है। अब इन सारे फ्रेगमेंट में से जो हमारे काम का है, टारगेट जो हमको चाहिए उसको सेपरेट करके और कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है? नाइट्रोसेल्युलोज और नायलॉन पेपर पर ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद में क्या होगा? सिंपल है। उसके बाद में जो है ये नायलॉन पेपर हो गया, इसके ऊपर ये टारगेटेड प्रोटीन हो गई, इसके साथ में अटैच करवाया जाता है किसको? प्राइमरी एंटीबॉडी AB1। उसके बाद में इससे अटैच किसको करवाया जाएगा? एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी। ये क्या हो गई? AB2 सेकेंडरी एंटीबॉडी, और ये क्या हो गया? एंजाइम। उसके बाद में क्या ऐड करवाया जाता है? सबस्ट्रेट ऐड करवाया जाएगा। ये सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। प्रोडक्ट जो बनेगा वो कलर्ड प्रोडक्ट होगा, जिसको क्या कर लिया जाता है? मेजर कर लिया जाता है। और उस मेजरमेंट के आधार पर ये जो टारगेट प्रोटीन थी, टारगेट प्रोटीन, उसको क्या किया जाता है? उसका पता लगाया जाता है कि वो एक्चुअल में सैंपल में प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये क्या हो गई? वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक हो गई, जिसमें सबसे पहले जो सैंपल लिया जाता है उसके अंदर से जो प्रोटीन होती है उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के हेल्प से साइज के अकॉर्डिंग फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करने के बाद में उसमें से टारगेटेड प्रोटीन को क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है। उस टारगेटेड प्रोटीन को कहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है? नायलॉन या नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पर। उसके बाद में उसमें क्या ऐड करवाई जाती है? प्राइमरी एंटीबॉडी, फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी जो कि एक एंजाइम के साथ में अटैच होती है। एंजाइम का फंक्शन क्या होता है? कोई भी जो एंजाइम होता है वो क्या करता है? जो सबस्ट्रेट होता है उसको प्रोडक्ट में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। और कुछ स्पेसिफिक एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाते हैं, कलर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये इनका फंक्शन होता है। तो ये सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, कलर प्रोडक्ट बनेगा। इस कलर प्रोडक्ट को क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। और मेजर करने के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग या क्वांटिटी के अकॉर्डिंग किसका पता लगाया जाता है? टारगेट प्रोटीन का पता लगाया जाता है। तो ये कौन सी टेक्निक हो गई? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट या इम्यूनो ब्लॉट टेस्ट हो गया, जो कि HIV एड्स के लिए एक कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, जिससे 99.9% जो है ये पता लग जाता है कि HIV प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। वैसे पार्टिकुलरली एड्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही इसकी कोई वैक्सीन है, लेकिन
कुछ ऐसी ड्रग्स, कुछ ऐसी मेडिसिन्स तैयार की गई जो कि HIV के जो लाइफ साइकिल है उसको कहीं ना कहीं ब्लॉक कर देती है, उसकी ग्रोथ को कम करती है, ग्रोथ को डिक्रीज कर देती है, और उसकी ट्रांसमिशन को भी क्या करती है, डिक्रीज करती है। मतलब 1% टू अनदर पर्सन जो है ट्रांसमिशन को काफ़ी हद तक वो क्या कर देती है, डिक्रीज, लेकिन कंप्लीटली जो है HIV को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। तो जो ट्रीटमेंट की हम बात करें तो HIV के जो ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स या मेडिसिन्स यूज की जाती है वो डिपेंडेंट होती है किस पे, HIV के लाइफ साइकिल पे। किस पे डिपेंडेंट होती है, HIV के लाइफ साइकिल। HIV के लाइफ साइकिल के अंदर हमने डिफरेंट स्टेज के बारे में प्रीवियस क्लास में स्टडी की थी। जैसे फर्स्ट स्टेप कौन सी थी, यहाँ पर बाइंडिंग थी, देन क्या था, फ्यूजन था, उसके बाद में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इंटीग्रेशन था, असेंबली थी, देन बडिंग थी। ये डिफरेंट स्टेप्स होती हैं इसके लाइफ साइकिल के अंदर। तो अगर ये लाइफ साइकिल की जो डिफरेंट स्टेप्स है उन स्टेप में से किसी एक स्टेप को भी कोई मेडिसिन जो है अगर क्या कर दे, ब्लॉक कर दे, तो आगे का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, जिसके कारण से न्यू वायरल पार्टिकल्स का क्या नहीं होता है, फॉर्मेशन नहीं होता है। इस तरीके से उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और ट्रांसमिशन भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ट्रीटमेंट के अंदर जो ड्रग्स या मेडिसिन यूज की जाती है उनको अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो उनको क्लासिफाई किया गया है मेजर कैटेगरीज। उसकी सबसे जो फर्स्ट कैटेगरी है वो आती है GP120 अटैचमेंट इनहिबिटर। हमने फर्स्ट स्टेप में बात की थी कि जो होस्ट सेल होती है, ये कौन सी सेल हो गई, होस्ट सेल या फिर CD4 सेल्स, इस पे रिसेप्टर्स होते हैं। ये कौन सा रिसेप्टर है, CD4 रिसेप्टर। CD4 रिसेप्टर के साथ में HIV का कौन सा पार्ट अटैच होता है एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन, GP120 प्रोटीन। ये कौन सी प्रोटीन है, GP120 प्रोटीन। अब अगर ऐसी कोई ड्रग हो, मेडिसिन हो जो कि GP120 प्रोटीन को CD4 मॉलिक्यूल के साथ में क्या नहीं होने दे, अटैच नहीं होने दे, तो ये इन्फेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर ऐसी एक ड्रग मेडिसिन, इसकी एक ही मेडिसिन है इस कैटेगरी के अंदर जो आती है GP120 अटैचमेंट इनहिबिटर, और वो होती है फोस्टेमसाविर। ये कौन सी ड्रग है, फोस्टेमसाविर, और इसको और क्या बोला जाता है, रुकोबिया, फोस्टेमसाविर या फिर रुकोबिया। तो ये फर्स्ट क्लास हो गई GP120 अटैचमेंट इनहिबिटर, जो यहाँ पर GP120 को किसके साथ में अटैच नहीं होने देंगे, CD4 मॉलिक्यूल के साथ में। ठीक है। सेकेंड कैटेगरी आती है फ्यूजन इनहिबिटर। सेकेंड स्टेप हमने पढ़ा था कि अटैचमेंट के बाद में क्या होता है, फ्यूजन होता है, लेकिन अगर कोई ऐसी मेडिसिन हो जो फ्यूज नहीं होने दे, फ्यूजन में जो है मेनली कौन सी प्रोटीन काम करती थी, GP41। GP141 प्रोटीन को अगर कोई मेडिसिन क्या कर दे, ब्लॉक कर दे, तो इसका जो एग्जाम्पल है इस ड्रग का वो क्या है, एनफ्यूविरटाइड। इसका एग्जाम्पल क्या है, एनफ्यूविरटाइड। फिर आता है थर्ड कैटेगरी के अंदर जो मेन है, यहाँ पर जो ज़्यादातर ड्रग जो काम में ली जाती हैं ट्रीटमेंट के अंदर, वो होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर का जो फंक्शन होता है क्या होता है, ये जो वायरल आरएनए होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करता है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए जो सेल के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड, उनका यूज किया जाता है। तो जो रिवर्स और ये सारा फंक्शन कौन करता है, कौन सा एंजाइम करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम करता है। लेकिन अगर कोई मेडिसिन या ड्रग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के फंक्शन को ही क्या कर दे, इनहिबिट कर दे, तो किसका फॉर्मेशन नहीं होगा, आरएनए से क्या नहीं बनेगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा, और ये प्रोसेस यहीं पे क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो इसके लिए जो जनरली जो मेडिसिन यूज की जाती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर के लिए, एक होती है एजिडोथाइमिडिन। एक मेडिसिन कौन सी है, एजिडोथाइमिडिन, शॉर्ट में इसको बोला जाता है AZT। एक होता है फोस्कारनेट, एक हो गई एजिडोथाइमिडिन, फोस्कारनेट, डाईडिऑक्सीसाइटिडीन, एक कौन सी ड्रग है, डाईडिऑक्सीसाइटिडीन DDC, और एक होती है स्टाबुडीन। ये सारी जो मेडिसिन हैं
ये किसको इनहिबिट करती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करती है, इसके कार्य को प्रभावित करती है, इसको कार्य करने से रोक देती है, जिसके कारण से ये क्या होता है, mRNA को किसमें, वायरल RNA को किसमें कन्वर्ट नहीं कर पाता है, DNA में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। अब ऐसा मानो कि जैसे हमने फर्स्ट बात किया GP120 अटैचमेंट इनहिबिटर, ये ड्रग काम नहीं कर पाई या इस स्टेज को HIV क्रॉस कर गया, तो सेकंड स्टेज कौन सा आएगा, फ्यूजन, वहां पर ये ड्रग है, ठीक है। अगर ये भी काम नहीं कर पाई, फिर आ गया कौन सा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। अगर ये मेडिसिन भी काम नहीं कर पाती हैं, फिर आता है कौन सा, थर्ड कैटेगरी। इसके बाद में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद में हमने स्टेप देखी थी, इंटीग्रेशन की स्टेप आती है, जिसमें जो डबल स्टैंडर्ड DNA फॉर्म होता है वो किसके साथ में इंटीग्रेट हो जाता है, होस्ट जीनोम के साथ में इंटीग्रेट हो जाता है। कौन से एंजाइम के हेल्प से, इंटीग्रेज एंजाइम के हेल्प से। कौन सा एंजाइम यहाँ पे होता है, इंटीग्रेज एंजाइम होता है। तो नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है मेडिसिन की ट्रीटमेंट के लिए, वो आती है इंटीग्रेज इनहिबिटर, इंटीग्रेज इनहिबिटर। इस कैटेगरी की जो ड्रग्स होती है वो इंटीग्रेज एंजाइम को क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से जो डबल स्टैंडर्ड DNA बन तो गया, लेकिन बनने के बाद भी वो होस्ट जीनोम के साथ में जुड़ नहीं पाता है, इंटीग्रेट नहीं हो पाता है। तो इस कैटेगरी के अंदर जो ड्रग्स आती है वो कौन कौन सी हो गई, एल्विटाग्राविर, रोल्टेग्राविर एंड डोलुटेग्राविर। एल्विटेग्राविर, रोल्टेग्राविर एंड डोलुटेग्राविर, ये सारी जो मेडिसिन है कौन सी होती है, इंटीग्रेज इनहिबिटर। इंटीग्रेशन भी हो गया, जो वायरल डबल स्टैंडर्ड DNA है वो किसके साथ में अटैच हो गया, होस्ट जीनोम के साथ में अटैच हो गया, उसमें रेप्लिकेशन भी हो गया, ट्रांसक्रिप्शन भी हो गया, ट्रांसलेशन भी हो गया। अब असेंबली हो रही है, उनकी असेंबलिंग बन रही है, और असेंबली में हमने देखा था कि एक एंजाइम काम में आता है, कौन सा एंजाइम, प्रोटीएज। असेंबली में कौन सा एंजाइम काम आता है, प्रोटीएज एंजाइम काम आता है। अगर यहाँ पर फिर नेक्स्ट कैटेगरी इस बेस पे आती है कि यहाँ पर प्रोटीएज इनहिबिटर काम में आते हैं। कौन से आते हैं, प्रोटीएज इनहिबिटर। ये प्रोटीएज इनहिबिटर किसको इनहिबिट करते हैं, किसके काम को इफेक्ट करते हैं, प्रोटीएज एंजाइम। तो उससे क्या नहीं हो पाएगी, असेंबलिंग नहीं हो पाएगी, न्यू वायरल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इस कैटेगरी के अंदर जो मेडिसिन आती है वो आती है सेक्विनाविर, इंडिनावीर एंड रिटोनावीर। सेक्विनावीर, इंडिनावीर एंड रिटोनावीर, ये सारी मेडिसिन आती है। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो ये सारी जो ड्रग्स है वो एड्स के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है, लेकिन कंप्लीटली जो है HIV को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती हैं। मेजर कैटेगरी कौन कौन सी हो गई, ये फर्स्ट हो गई 1, सेकेंड कौन सी हो गई, फ्यूजन इनहिबिटर, थर्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, फोर्थ इंटीग्रेज इनहिबिटर एंड फिफ्थ प्रोटीएज इनहिबिटर। ये 5 कैटेगरी होती है मेनली ड्रग्स की, जो कि एड्स के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। क्लियर। तो आज की क्लास में हमने बात की HIV के एक तो ट्रीटमेंट के बारे में, उससे पहले हमने बात की थी मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अलावा प्रिवेंशन की बात की, किस किस तरीके से HIV एड्स से बचा जा सकता है। उसके बाद में उसके डायग्नोसिस की बात की, जिसके अंदर हमने एलिसा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट के बारे में बात की, और लास्ट में फिर हमने ट्रीटमेंट के बारे में बात की कि कौन कौन सी कैटेगरी की जो ड्रग्स हैं वो HIV एड्स की ग्रोथ और ट्रांसमिशन को क्या कर देती है, कम कर देती है, कंप्लीटली ठीक नहीं करती है, कंप्लीटली HIV को डिस्ट्रॉय नहीं करती है। तो ये हमारा एड्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। थैंक यू।